ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक होगा, जितने भी हमने रेशोज पढ़े हैं, करंट रेशो पढ़ा, क्विक रेशो पढ़ा, डेटर्स टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वहां पे वो थ्योरेटिकली आएगा। डिफाइन करंट रेशो, डिफाइन क्विक रेशो, डिफाइन डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब इस तरह के रेशोज आ सकते हैं थ्योरी में। तो सर हम कितने लर्न करेंगे? मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, याद है, और एफिशिएंसी। उनका लिस्ट आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशोज क्या होते हैं? वो रेशोज जो बने होते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करने के लिए। इज इट क्लियर? सो चलो, अच्छा, सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? वो रेशोज जो बने होते हैं कौन सी पोजीशन चेक करने के लिए? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इज इट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज वो रेशोज होते हैं जो चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन करंट रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। वो रेशो जो रिलेशनशिप दिखाए किस किस के दरमियान? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के दरमियान। फॉर्मूला पता होनी चाहिए। क्या? वो रेशो जो रिलेशनशिप दिखाए किस किस के दरमियान? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के दरमियान, उसे हम कहते हैं करंट रेशो। The ratio which shows the relationship between current asset and current liabilities is called current ratio। इतना ही? इतना ही नहीं, इसके आगे भी आपने कुछ लिखना है। ये किसका टाइप है? क्या ये सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है कि लिक्विडिटी है? लिक्विडिटी क्या है? इसके बाद आपने लिखना है इट इज अ टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशोज। बेटा किसका टाइप है ये? लिक्विडिटी। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशोज, जो किस लिए बने होते हैं? ताकि वो चेक क्या करें? शॉर्ट टर्म पोजीशन। मैंने ये डेफिनेशन आपको कही थी, विच आर meant to check, which are meant to check short term financial position of a business, which are meant to check short term financial position of a business। टफ मत लगा। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज करंट रेशियो, द रेशियो विच शोज रिलेशनशिप, फॉर्मूला जो होगी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के दरमियान, उसे क्या हम कहते हैं? करंट रेशियो। किसका टाइप है ये? इट इज अ टाइप ऑफ, ये सेंटेंस याद रखना क्योंकि ये हर एक जगह इस्तेमाल होगा। मैंने पढ़ाया था ये, it is a type of liquidity ratios which are meant to check short term financial position of a business। यहां तक ठीक बेटा? यहां तक ठीक। इसके बाद मुझे बताए its formula is as under, is as under। क्या लिखेंगे? करंट रेशियो किसके बराबर है बेटा? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। जाहिर सी बात है, इतने से अगर आप इतना ही लिखोगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इतने तो 3 मार्क्स में नहीं आएंगे मत। तो आपने क्या लिखा? इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर। करंट रेशियो क्या है? बराबर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। उसके बाद, इसके बाद आप लिख सकते हो वेयर एज द लिस्ट ऑफ करंट एसेट इज एज अंडर। क्या लिख सकते हो इसके बाद? वेयर एज, वेयर एज करंट एसेट, करंट एसेट्स इंक्लूड, एक दो आपने लिखने हैं, कैश, स्टॉक, डेटर,
इज इट क्लियर? और भी आप लिख सकते हैं। समझ आया? लिखा आपने ऐसे, फिर उसके नीचे पता है क्या लिखोगे आप? एंड करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड बताएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। टफ लगा जी? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। यहां तक समझ आया? और द बेस्ट पोजीशन जो होती है वो 2:1 होती है, वो आगे जाके आप लिखेंगे। तो बहुत इजी सा है। व्हाट इज करंट रेशो? जरा, द रेशो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड, याद मत करना है, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड करंट रेशो। किसका टाइप है? लिक्विडिटी रेशो विच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, विच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। इसकी फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। हाँ, ऐसे ही अगर आएगा आपको डिफाइन क्विक रेशो। क्या क्विक रेशो की फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। The ratio which shows the relationship between quick asset and current liability is called quick ratio. ठीक? It is a type of liquidity ratios which are meant to show short-term financial position of a business. इसकी जो फॉर्मूला है is as under. Quick ratio is equal to quick asset divided by current. Quick asset की फॉर्मूला क्या है? Current asset minus stock minus prepaid expense. टफ लगा जी? इज इट क्लियर? समझ आया? तो लिक्विडिटी इजी है। अब सॉल्वेंसी में एक करते हैं, कॉपी करें आपने। ओके माय डियर, नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर फॉर्मूला पता होगी अब डेट टू इक्विटी, पहले है ये सॉल्वेंसी का, डेट टू इक्विटी रेशियो है ना। जरा बताइए पहला, सबसे पहला इसकी फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो क्या करेंगे डिफाइन? द रेशियो which shows the relationship between long term debt and shareholder fund. इज इट क्लियर? फॉर्मूला पता होनी चाहिए आपको, पहला सेंटेंस आएगा, उसे क्या कहते हैं? डेट टू इक्विटी। अब ये किसका टाइप है बेटा? इट इज अ, वही लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करें ना बेटा। इट इज अ, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज। किसका टाइप है ये बेटा? हाँ, वहां पे क्या लिखा था? इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। फिर लिखा था सेंटेंस में विच आर मेंट, यहां पर भी लिखेंगे विच आर मेंट टू चेक। बेटा कौन सी पोजीशन? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? इट्स फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर, इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर। ठीक है, बताएंगे मुझे डेट टू इक्विटी रेशियो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। इज इट क्लियर? क्या मैंने कहा? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब इतने से को 3 मार्क्स तो नहीं आएंगे। वेयर एज लॉन्ग टर्म डेट का लिस्ट लिखना है, ऐसे लिखेंगे वेयर एज लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट एनी लॉन्ग टर्म लोन। याद है? आपको पता होना चाहिए। एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म
प्रोविजंस। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? शेयर होल्डर फंड का क्या लिखेंगे? वो तो आपको आएगा, शेयर होल्डर फंड इंक्लूड। इज इट क्लियर? टफ लगा? ये एक पॉइंट में इसमें आपको बताऊंगा, जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। हायर द रेशो हायर द रिस्क, लेस द रेशो लेस द रिस्क। ये पॉइंट याद रखना है इसका एक्स्ट्रा। क्या क्या बेटा? हायर द रेशो हायर द रिस्क, लेस द रेशो लेस द रिस्क। क्योंकि फॉर्मूला में ऊपर है कर्जा, अगर कर्जा ज्यादा होगा बिजनेस के लिए प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? समझ आए? शेयर होल्डर फंड भी आप लिख सकते हैं, हर एक चीज। ठीक है बेटा, कॉपी करें। या ऐसे ही आप लिख सकते हो ना, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो की शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट फॉर्मूला है, बराबर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास रेशो आएगा दैट इज डिफाइंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप डिफाइन करें स्टॉक टर्नओवर रेशो, याद रखें सबसे पहले आपने इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? द रेशो विच, मेरे साथ साथ ही आप भी लिखे, द रेशो विच shows the relationship between, तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए किस किस की में दिखाता है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज स्टॉक। ओके, और इसके बाद मैंने कहा था ये किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है ये? इट इज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियोज, बराबर वही विच आर मेंट विच आर मेंट टू चेक, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, लिक्विडिटी क्या होता है, सॉल्वेंसी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, विच आर मेंट टू चेक द एफिशिएंसी with which the resources of the unit have been used। सिंपल बेटा जी, क्योंकि ये आपने लर्न किया है, ये लाइन have been used। इसके बाद आप लिख सकते हैं इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर, इसकी जो फॉर्मूला है, इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर। ठीक है, तो बता दीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो किसके बराबर है? स्टॉक turnover ratio is equal cost of revenue from operation divided by average stock। फिर आप नीचे लिख सकते हैं whereas cost of revenue from operation, cost of revenue from operation is equal sales minus gross profit, या और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड आफ्टर दैट
यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक किसके बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप हर कोई रेशो डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो बराबर, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने देखना है फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड divided by capital employed. So it is a type of efficiency ratio which are meant to check the efficiency with which the resource of the unit have been used. यहाँ तक ठीक। अगर इस तरह से आएगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है, जो चेक करता है प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहले उसमें आएगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला पता होनी चाहिए। द रेशियो which shows the relationship between gross profit and net sale is called gross profit ratio. It is a type of profitability ratio which are meant to check the profitability of the business. Its formula is as gross profit divided by net sale into 100, whereas gross profit उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ये डिफाइन वही कर सकता है जिसको फॉर्मूलाज पता होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये रेशियोज डिफाइन करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। Now our next topic is classification of ratios. Classification of ratios. इसमें दो क्लासिफिकेशन है। जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, and the second one is functional classification. देखिए, जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ये आपने पढ़ी है। इसमें सबसे पहला जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आपने पढ़ा है वो है लिक्विडिटी रेशो। वेरी गुड, पढ़ा होगा आपने। और दूसरा जो है दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। थर्ड वन इज टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशो, हो गए तीन। एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इज इट क्लियर? ये हो गए चार। ये तो आपने पढ़ा है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन या इसे हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ टेस्ट। तो हमने पढ़ा लिक्विडिटी, हमने पढ़ा सॉल्वेंसी, हमने पढ़ा टर्नओवर, हमने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलरेडी आपने पढ़ा है। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो चेक करते हैं आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो चेक करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और एफिशिएंसी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो चेक करते हैं एफिशिएंसी, आप कितने अच्छे से अपने एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो चेक करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है ना, इसमें ये भी तीन तरह का रेशियो है। जो सबसे पहले है उन्हें हम कहते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। दूसरा इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। और तीसरा जो है दैट इज इंटर स्टेटमेंट। हाँ, इसका दूसरा नाम है, बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट रेशियोज। देखिए सर, ये बैलेंस शीट रेशियोज क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज क्या होते हैं, इंटर स्टेटमेंट रेशियोज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, रेशियो सेम है लेकिन आप इसे डिवाइड करते हैं अलग अलग से माय नेम इज उजैर, मेरे क्रिकेट दोस्त मुझे जानते हैं एज अ क्रिकेटर, मेरे फुटबॉल दोस्त जानते हैं मुझे एज अ फुटबॉलर। एंड फॉर माई मदर, मैं उसका बेटा हूँ, वो मुझे ये बेटे से जानती है। इज इट क्लियर? एंड आपके लिए मैं टीचर हूँ, आप मुझे जानते हैं एज अ टीचर, लेकिन हूँ तो मैं एक ही हूँ ना मैं। सो आई एम उजैर, ठीक है। अब कोई मुझे उजैर सर कहता है, कोई मुझे बैट्समैन कहता है, कोई मुझे फुटबॉलर कहता है, हूँ ना मैं एक ही। तो आप कोई मुझे डिफाइन करता है एज अ क्रिकेटर, कोई डिफाइन करता है एज अ फुटबॉलर, और हूँ तो मैं एक ही। ऐसे ही बेटा रेशो तो है,
किसी ने इसे इस हिसाब से डिवाइड किया, किसी ने इसे इस हिसाब से डिफाइन किया। ठीक, अब बैलेंस शीट रेशियोज क्या होते हैं? बैलेंस शीट रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जिसमें बोथ द वेरिएबल्स आर टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट। आपको बताता हूं ऐसे, द रेशियोज इन विच both the variables are taken from balance sheet or taken from balance sheet. For example, current ratio. So current ratio की फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आता है बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? समझ आया? या क्विक रेशियो, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, या जो कोई भी आइटम आएगा ना बैलेंस शीट में, या यू कैन से डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कहां पे आता है? बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर फंड कहां पे आता है? बैलेंस शीट में। सो हमने दोनों वेरिएबल्स लिए ना कहां से? बैलेंस शीट से। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। इज इट क्लियर? अब इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे द रेशियोज इन विच both the variables are taken from income statement. You know income statement? इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ, ठीक है, उसे आप कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कहूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जरा बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है इनकम स्टेटमेंट में, नेट सेल भी आता है इनकम स्टेटमेंट में, ये मत आता है बैलेंस शीट में। तो इन्हें आप कौन से रेशोज कहेंगे? इन्हें आप कहेंगे इनकम स्टेटमेंट रेशोज। आई होप यहां तक समझ आया आपको। या इवन यू कैन से नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। यहां तक ठीक? टफ मत लगा? ओके। अब interstatement ratio, the ratio in which one variable is taken from balance sheet and other variable is taken from income statement. Interstatement, the ratios in which one variable is taken from balance sheet and other is taken from income statement, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? इंटरस्टेटमेंट रेशियोज। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दूंगा मैं, जो पहली होगी इसमें ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है ना? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? सो प्रॉफिट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में। कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, वो कहाँ पे आता है? वो आता है बैलेंस शीट में। या दूसरा, यू कैन से डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जरा बताइए डेटर टर्नओवर रेशियो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज डेटर। डेटर कहाँ पे आता है? डेटर इज एसेट, वो आता है बैलेंस शीट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इज इट क्लियर? सो ये आपका है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और ये आपकी है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये तो मैंने पढ़ाया था। और दोज रेशियो व्हिच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म पोजीशन, और दोज रेशियो व्हिच आर मेंट टू चेक लॉन्ग टर्म पोजीशन, और दोज रेशियो व्हिच आर मेंट टू चेक द एफिशिएंसी विद व्हिच द रिसोर्स ऑफ द यूनिट हैव बीन यूज्ड। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। हाँ, और एक टर्म आती है ऐसे, डिफाइन लिक्विडिटी, 1 मार्क्स का। लिक्विडिटी, एबिलिटी ऑफ ए कंपनी, नहीं लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, डिफाइन लिक्विडिटी। ठीक, एबिलिटी ऑफ ए कंपनी
to pay its short-term obligations. Short-term obligations. How fast a company pay its current liability? That's what you call the liquidity. समझ आ रहा है? कितनी जल्दी ये कंपनी अपना छोटा छोटा कर्जा वापस करती है। हम कहते हैं ना, इनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। इनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, इनके पास करंट एसेट मींस कैश नहीं है अवेलेबल, ताकि ये छोटे कर्जे को खत्म कर सके। सो अगर आपको आएगा ना, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विडिटी अलग टर्म है। सो लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, या आपको आ सकता है डिफाइन सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो नहीं, define solvency. Is it clear? So solvency, long term financial position. So ability of a company to pay its long term obligations. So कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो जो बड़ा कर्जा है अपने टाइम पे दे रही है कि नहीं। Is it clear? So this was all about these liquidity ratio, define liquidity and define solvency. Now कुछ चीजें हमारे पास है, देखिए important points बता रहा हूँ। Satisfactory ratio. Satisfactory ratio means कंपनी की पोजीशन कब अच्छी है। अगर करंट रेशियो होगा 2:1, कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है। याद रखना, अगर करंट रेशियो की पोजीशन क्या होगी 2:1, और करंट रेशियो का दूसरा नाम है बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, और जो दूसरा है ना क्विक रेशियो, उसकी पोजीशन होगी 1:1। और क्विक रेशियो के आपके नाम पता है, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा विच इज द रेशियो विच चेक्स द लिक्विडिटी पोजीशन, तो सबसे पहले आप इसका कहेंगे, इसका नहीं। दिस इज द बेस्ट मेजर ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा? क्विक रेशियो। ठीक है, ओके, ये हो गया ये। और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का होना चाहिए 50%। क्या होना चाहिए? जो बेस्ट मेजर है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। अब ये तो यहां तक है। और डेट टू इक्विटी का मैंने कहा कि हायर द रेशियो हायर द रिस्क, लेस द रेशियो लेस द रिस्क। यहां तक ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ये तो आएंगे, इजी है। ओके, वी आर हैविंग नाउ क्वेश्चंस लाइक, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाँ, आइडियल प्रॉपर्टी रेशियो शुड बी 50%. Debt to equity ratio measures profitability, activity, short term, long term. Sir, long term. Liquidity asset is liquid asset is equal. Liquid asset means quick asset. Quick asset किसके बराबर होता है? Current asset minus stock minus prepaid expense. देखिए, करंट एसेट प्लस इन्वेंट्री नहीं, अब लिखा है इन्होंने करंट एसेट माइनस, फिर ब्रैकेट स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि माइनस प्लस हुआ ना माइनस, मैक्सिमम बुक्स आपको ऐसे ही लिखेगी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सर योर आंसर इज, सर करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, ये तो वही हुआ करंट एसेट। अगर माइनस करेंगे माइनस इन्वेंट्री माइनस प्लस माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, इन्होंने ब्रैकेट रखा है। सो करंट, ये जो क्विक एसेट होता है वो बराबर होता है करंट एसेट को माइनस करे इन्वेंट्री और करे माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सर इन्होंने प्लस लिखा है, प्लस मींस ब्रैकेट, मैथ आप समझते होंगे शायद। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक एसिड रेशियो, बोथ एट अबव। अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर। ठीक, पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स वुड, ये याद रखिए बेटा, इस बुक ने ये गलत दिया है। आपको मैं समझाऊंगा। पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स वुड इंक्रीज द करंट रेशियो, डिक्रीज द करंट रेशियो, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि रेशियो क्या था पहले। समझ आया?
मैं आपको समझाता हूं, लेट इट बी। हमारा जो करंट रेशो है, करंट रेशो इज 2 टाइम्स। इट मीन जो हमारे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है, ऐसे 20 डिवाइड बाय 10, है ना। ये पहला है, मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें आपको समझ आएगा ये। तो देखिए, अब कह रहा है ये, हमने दिया ट्रेड क्रेडिटर, कर्जदार को पैसा वापस किया, कर्जदार को हमने लेट इट बी बेटा 5 रुपए वापस किए। अगर हम 5 रुपए वापस करेंगे बेटा, लाइबिलिटी कम होगी और कैश भी कम होगा, तो क्या बना ये 15 डिवाइड बाई 5, ये आया 3 टाइम्स। यहाँ पे था ये 2 टाइम्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या था 3 टाइम्स। तो इंक्रीज हुआ, इससे हुआ ना इंक्रीज इससे। अब आप एज्यूम करें कि करंट रेशो जो है वो किसके बराबर है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आप एज्यूम करें कि ये है 5, ये है 10, ठीक, या ये है 10, ये है 20। इज इट क्लियर? क्योंकि रेशो कुछ भी हो सकता है, इसने मत दिया है यहाँ पे। अब जब आप देंगे कर्जदार को पैसा वापस, जो कर्जदार को पैसा आप वापस करेंगे ना, आप एज्यूम करें आपने दिया 5 रुपए, तो 5 रुपए आपने दिया। इज इट क्लियर? दैट इज 5, दैट इज 15। तो यहाँ पे क्या आता था ये 15, यहाँ पे आता था ये 0.5। इज इट क्लियर? अगर 5 डिवाइड बाई 15 करें, 5 डिवाइड बाई ये करता है 0.3। अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यूर रेशो मस्ट बी देयर, वहां पे रेशो जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है वहां पे। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। ये उसी को समझ आएगा जिसको मैंने सिखाया होगा, इंक्रीज द रेशो, डिक्रीज द रेशो। सो बुक इज नॉट फाइनल, ठीक। ओके, नाउ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? देखिए याद रखना बेटा, अगर क्वेश्चन आपको कहेगा ना वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, तो याद रखना टोटल ऑफ करंट एसेट। क्या बेटा? वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज इक्वल टोटल ऑफ करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस चीज का ख्याल रखना बेटा, बुक पे इसका लिखा होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज net working capital. There are two terms in management, you're going to learn about it, that working capital and net working capital. These are two different terms. Working capital of a company means total of current assets, total of current asset. Net working capital का मतलब है current asset minus current liability. Okay, now क्विक रेशियो इज 1.5:1, करंट एसेट्स 8 लाख, करंट लायबिलिटी इतना है। देखिए करंट लायबिलिटी 3,20,000 है, क्विक रेशियो है 1.5:1 है। क्या है 1.5:1, 3,20,000। सो क्विक एसेट विल बी, जो क्विक एसेट आपके होंगे, मैथमेटिक्स 3,20,000 इंटू 1.5, दैट्स इक्वल 4,80,000। आपके क्विक एसेट जो होंगे वो होंगे 4,80,000। आपने क्वेश्चंस किए हैं इस तरह से क्वेश्चन। अब 8 लाख माइनस 4,80,000, दैट इज 3,20,000 इज योर आंसर। सर आपने कैसे किया ये 4,80,000 कैसे किया? क्विक रेशो जो है वो किसके बराबर है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी दी है, करंट लायबिलिटी दी है ना 3,20,000, और क्विक एसेट है ना उसके 1.5%, 1.5 इंटू 3,20,000 दैट्स इक्वल 4,80,000। अब क्विक एसेट किसके बराबर, करंट एसेट जो ना है ना, टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए क्विक एसेट में, करंट एसेट में से क्विक एसेट आप माइनस करेंगे, यू गोना लर्न अबाउट इज इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको आएगा, आपने इस तरह से क्वेश्चन किए हैं। ओके, नाउ अमाउंट फ्रॉम करंट एसेट इज रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर, ठीक। नाउ लिक्विड रेशो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट लिखते हैं। ओके, डेट टू इक्विटी रेशो इज टू फाइंड solvency. Analysis of financial statement with the help of ratio is called a ratio analysis. Current ratio is the relationship of current asset to current liability. Ideal current ratio, current ratio का ideal क्या है 2:1. Current ratio is also called working capital ratio.
debt to equity ratio, total asset to debt, property ratio, or the part of solvency ratio. Activity ratio measures efficiency. मैंने कहा था ना ये तीन तरह के हैं, एफिशिएंसी, टर्नओवर या एक्टिविटी. एक्टिविटी रेशो का दूसरा नाम है एफिशिएंसी रेशो. ठीक है. ओके, सॉल्वेंसी मीन्स टू मीट लॉन्ग, अभी पढ़ाया था ना, लॉन्ग टर्म obligations as and when they become due. Inventory turnover ratio and debtors turnover ratio or part of turnover ratio या efficiency ratio पढ़ा है हमने. प्राइस अर्निंग रेशियो मैंने आपको नहीं पढ़ाया. एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ फर्म हैज टू वेट बिफोर कन्वर्जन इनटू कैश. आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड पढ़ा ना, नंबर ऑफ डेज, हमें कितने टाइम लगता है कि पैसा पकड़ने में, दैट्स कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड. सर आप तेज पढ़ाते हो. नहीं बेटा, आपने पढ़ी है ये चीजें, तो आई होप आप बुक खुद करेंगे ये क्वेश्चंस. ठीक. अब एक चीज बताता हूं, वहां पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, खुद लिखना बेटा, जरूरी नहीं है बुक पे, या इंपॉर्टेंस आएंगे. इंपॉर्टेंस में हम कहेंगे यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स. इज इट क्लियर? यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स. तीसरा हम कहेंगे यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड यूजफुल फॉर शेयर होल्डर. सर मतलब देखिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर जो है ना, अगर कोई कर्जदार कर्जा देगा, पहले वो चेक करता है क्या आपकी उतनी पोजीशन है. अगर आपकी उतनी पोजीशन है तब वो कर्जा देगा. आपकी उतनी पोजीशन, शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करने के लिए वो चेक करेगा लिक्विडिटी रेशो. इज इट क्लियर? आप लिख सकते हैं इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर. शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स यूजुअली चेक द लिक्विडिटी रेशोज ऑफ द कंपनी. समझ आ रहा है? अगर उनका लिक्विडिटी रेशो सेटिस्फैक्टरी है तो वो उन्हें कर्जा दे सकते हैं. यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स यूजुअली चेक solvency ratios of the business. Okay. यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यूजुअली चेक करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि अगर प्रॉफिट है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड एवर यूजफुल फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट चेक क्या करती है? मैनेजमेंट चेक करती है कि हमारे पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं. इज इट क्लियर? दे चेक द टर्नओवर रेशियोज, कि हमारा जो एसेट्स है, हमारी जो रिसोर्सेज है, क्या हम वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं. सो दिस इज योर इम्पोर्टेंस. ये आप फिर खुद बढ़ा सकते हैं इन रेशियोज से. ठीक. ओके, नाउ लिमिटेशंस. लिमिटेशंस, सबसे पहला कि हमने कहा आइडियल रेशियो इज 2:1. सो देयर इजंट एनी बेंचमार्क, बेस्ट बेंचमार्क नहीं दिया है. ठीक है. हाँ, जो रेशियोज है ना, ये डिपेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. किस पे डिपेंड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मतलब, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है. अगर उसमें कोई गलती होगी तो इनमें भी कोई गलती होगी. इज इट क्लियर? तो हम कहेंगे डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और दूसरा बेटा, कभी कभार हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब है हम बैलेंस शीट झूठा बनाते हैं कि नहीं, हम दिखाते हैं हमारे पास एसेट ज्यादा है ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सके. तो जब वो गलत है तो रेशियोज भी आपको गलत दिखाएंगे. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? सो इसके बाद किस पे डिपेंड है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. और मैंने क्या कहा? विंडो ड्रेसिंग. इज इट क्लियर? सो आप कहते हो कि कंपनी आगे बढ़ रही है कि पीछे बढ़ रही है. इट इज एन एस्टिमेशन. जब आप कैलकुलेट करते हो, आप कहते हो कि नहीं कंपनी आगे बढ़ रही है, क्या पता.
एंड डज नॉट काउंट इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन काउंट नहीं करता है। सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आज से 1 साल पहले जो गोल्ड कॉइन थी वो थी 50,000, नाउ अ डेज इट इज 65,000। ये वो काउंट नहीं करती, मनी वैल्यू ये काउंट नहीं करती। ये सिर्फ रिकॉर्ड करेगा हमने कितना पकड़ा, हमने कितना नहीं पकड़ा। ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस होगी, आप वो खुद चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपने रैशोस पढ़े हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगा, किसी भी बुक का क्वेश्चन है आपको नहीं आता है, आप मुझे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आया होगा। या इवन अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिसको मतलब जिसके लिए आपको वीडियोस चाहिए, तो हमें टेक्स्ट कीजिए, हम आपको वो सेंड करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये वीडियोस देखे हैं, इट मीन्स कि आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। डू कमेंट कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।